सुबह की हल्की धूप में बैठी नई आई सुजाता पत्रिका के पन्ने पलट रही थी कि तभी प्रिया की तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हो? ऊपर छत पर हूँ, यहीं आ जाओ। सुजाता की तेज आवाज सुनते ही प्रिया दो दो सीढ़ियाँ फांदती उनके पास जा पहुंची। सामने पड़ी कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोली, मम्मा, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठी हैं। प्रिया की अधीरता देख सुजाता को हंसी आ गई। इस लड़की को देखकर कौन कहेगा कि यह पतली दुबली लड़की एक डॉक्टर है और एक दिन में कई कई लेबर केस निपटा लेती है। बोलो, तुम्हें कहना क्या है? पता नहीं क्या हुआ कि प्रिया एकदम चुप हो गई। उसके स्वभाव के विपरीत उसका आचरण देख सुजाता अचंभित थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी ऐसी बात है जिसे बोलने के लिए इस वाचाल लड़की को हिम्मत जुटानी पड़ रही है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद प्रिया ने खुद ही बातें शुरू की। मम्मा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, आपको धोखे में भी नहीं रख सकती। इसलिए आपको बता रही हूं कि मैंने और प्रिंस ने इसी महीने शादी करने का फैसला कर लिया है। बेटी की बातें सुनकर सुजाता बुरी तरह चौंक गई, मानो अचानक ही कोई दहकता अंगारा उनके पांव तले आ गया हो। क्या क्या कह रही हो तुम? यह कैसा मजाक है? नहीं मम्मा, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। शादी ब्याह को क्या तुमने गुड़े गुड़िए का खेल समझ रखा है, जिससे चाहोगी जब चाहोगी झट से जयमाला डलवा दूंगी? सच पूछो तो इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? रणधीर ने मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हर गलत सही मांगों को पूरा करके तुम्हें इतना स्वार्थी और उदंड बना दिया है कि आज तुम्हें माता पिता की भावनाओं का भी ख्याल नहीं रहा। मम्मा, हर बात के लिए आप पापा को दोष मत दीजिए। यह मेरा और प्रिंस का फैसला है। कंपनी प्रिंस को अगले महीने अमेरिका के अपनी एक शाखा में नियुक्त कर रही है। उसने मेरे पासपोर्ट और दूसरे कागजात भी व्यवस्था कर रखी है। इसीलिए हम दोनों इस महीने में शादी करना चाहते हैं। जब तुमने सारे फैसले खुद ही कर रखे हैं तो अब पूछना कैसा? गुस्से से तिलमिलाकर सुजाता बोली। सूचना देने के लिए धन्यवाद। जाओ, जो दिल चाहे वही करो। सुजाता एकटक अपनी जाती हुई बेटी को देखती रही। उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई कि उसकी इकलौती संतान, उसकी अपनी ही बेटी ने अपने जीवन के इतने अहम फैसले में अपने माता पिता से सलाह तक लेने की जरूरत नहीं समझी। प्रिया की शादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, पर आज जब शादी होने का समय आया तो वे एक मुख दर्शक मात्र बनकर रह गई थी। बेटी से मिली अवहेलना की तरुण पीड़ा को झेलना उनके लिए दुष्कर था। ऐसा नहीं था कि सुजाता को प्रिंस पसंद नहीं था। वह कई बार प्रिया के साथ घर आया था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा था। संस्कारी और सौम्य स्वभाव का लड़का था। विजातीय होते हुए भी प्रिंस सुजाता को दिल से स्वीकार होता। अगर माता पिता की उपेक्षा ना करके प्रिया अपनी शादी का फैसला उन्हें अपने विश्वास में लेकर करती। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद रणधीर को जब सारी बातें मालूम हुई तो बेटी के इस अप्रत्याशित फैसले ने उन्हें भी थोड़ी देर के लिए कर्तव्य विमुक्त बना दिया। पर हमेशा की तरह थोड़ी देर बाद ही बेटी की गलती सुधारने में जुट गए। रणधीर ने प्रिया को बुलाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। इस शादी के लिए क्या प्रिंस के माता पिता तैयार हैं? नहीं पापा, वे दोनों पूरी तरह हमारी शादी के खिलाफ हैं। हफ्ते भर से प्रिंस उन्हें मनाने में जुटा है, फिर भी उसके माता पिता तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक विजातीय डॉक्टर बहू नहीं, एक सजातीय सीधी साधी घरेलू लड़की चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही प्रिंस के माता पिता से मिलकर उन्हें समझा बुझाकर तुम दोनों की शादी करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। नहीं पापा, आप बात नहीं करेंगे। मेरे कारण वे आपके सम्मान को ठेस पहुँचाए, यह मुझे मंजूर नहीं होगा। वे प्रिंस के माता पिता हैं,
उनका इस शादी के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम दोनों सारी ज़िंदगी सुकून से नहीं जी पाओगे। माई पॉइंट, वे माने या ना माने, शादी तो हर हाल में प्रिंस मुझसे ही करेगा। वे मानेंगे तो ठीक, वरना हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। बेटा, थोड़ा सब्र से काम लो। प्रिंस उनकी इकलौती संतान है, वह उन्हें मना ही लेगा। नहीं पापा, मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं तो आज ही प्रिंस से शादी पक्की करने के लिए बात करूँगी। जिंदगी के फैसले इस तरह जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। इस शादी की सिर्फ तुम्हारा और प्रिंस का रिश्ता ही नहीं जुड़ेगा, तुम्हारे ना चाहने पर भी ढेर सारे रिश्ते खुद ब खुद तुमसे आ जुड़ेंगे, जिनसे तुम इनकार नहीं कर सकती। पापा, कौन मुझे इंडिया में रहना है जो इन रिश्ते नाते को निभाने के लिए परेशान रहूं? अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। जब दूर जाओगी तो अपनों की और रिश्ते नातों की अहमियत समझ में आएगी। एक बात और समझ लो कि तुम्हारे इस तीखे तेवर से उनके इस विश्वास को और भी बल मिलेगा कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की उन लोगों का सम्मान नहीं करेगी। उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए तुम्हें झुकना होगा। बड़ों के सामने झुकने में तुम्हारी तौहीन नहीं होगी, बल्कि खुद झुक कर ही तुम उन्हें झुका सकती हो, उनका प्यार और सम्मान पा सकती हो। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप प्रिया वहां से उठकर बाहर आ गई और अपनी कार ले डॉक्टर सुधा शर्मा के घर की तरफ चल दी। डॉक्टर सुधा शर्मा उसकी सीनियर और गाइड ही नहीं, अतरंग सहेली भी थी। जब वह सुधा शर्मा के पास पहुंची तब और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा ऑपरेशन होने के कारण के काफ़ी व्यस्त थी। प्रिया पर नज़र पड़ते ही काफ़ी खुश हो गई। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम जरा वार्ड नंबर 13 में 113 नंबर बेड पर एडमिट डिप्रेशन के एक मरीज की जांच कर लो। सुबह जब मैं राउंड पर गई थी तब तो ठीक थी, अभी थोड़ी देर पहले से उसकी परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। प्रिया वार्ड नंबर 13 की तरफ चल पड़ी। उस वार्ड में एक प्रौढ़ महिला एडमिट थी। धरे भरे शरीर और बड़ी बड़ी आंखों वाली उस आकर्षक महिला के चेहरे पर नहरी विषाद की लकीरें छाई हुई थी, जैसे कोई गहरी वेदना उसे सता रही थी। उस संघात महिला के साथ आई महिला ने बताया कि 2 दिन से उनकी यही स्थिति है। इन 2 दिनों में इन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। इस तरह की स्थिति क्या इनकी पहले भी कभी हुई है? प्रिया ने पूछा। नहीं नहीं डॉक्टरनी साहिबा, पहले इनकी इस तरह की स्थिति कभी नहीं हुई। वह तो 4 दिन पहले इनकी अपने इकलौते बेटे से किसी बात पर जमकर बहस हुई और वह इन्हें छोड़कर मुंबई चला गया। 2 दिन तक तो इन्होंने किसी तरह अपने को संभाला, लेकिन जब बेटे का कोई फ़ोन नहीं आया तो इनकी स्थिति बिगड़ने लगी और हमें यहाँ लाना पड़ा। प्रिया ने पहले नर्स की ज़रूरी इंजेक्शन तैयार करने की हिदायत दी, फिर खुद भी उस महिला की नब्ज देखने लगी। महिला बेहोशी जैसी स्थिति में भी कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना प्यार दिया और तू है कि मुझे ही सजा दे रहा है। क्या तेरा सारा फर्ज उस कल आई लड़की के लिए ही है? बड़े माता पिता के प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं है और ऊपर से जली कटी सुनाता है। जा भला जा, मेरी नज़रों के सामने से। इस बीमार माँ को जितना दुखा दिया है उसमें दोगुना दुख तू पाएगा। मैं यह सोचूंगी कि मैंने अपना दूध अपने बेटे को नहीं, एक सपोले को पिलाया है। प्रिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि बेटे के किसी आचरण ने माँ की गहरा सदमा दिया था। जब उस औरत की स्थिति थोड़ी सामान्य हुई और वह गई तो प्रिया ने सुधा दीदी के पास जाकर उन्हें अब तक की स्थिति की रिपोर्ट थमा दी और सीधे जाकर कार में बैठ गई। कार में बैठने के साथ ही उस औरत का अशांत और पीड़ित चेहरा प्रिया की आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। बेटे के कठोर आघात ने माँ के दिल में कैसी कटुता भर दी थी कि बेहोशी की हालत में भी उसे कोस रही थी। प्रिया को एक ही बात बार बार उपदेश दे रही थी कि
क्या वह खुद भी प्रिंस के साथ मिलकर कुछ कुछ वैसा ही अपराध नहीं कर बैठी थी? पहली बार प्रिया को अपने पापा की बातों की गहराई समझ में आई। श्री अपने सुनहरे भविष्य की अटारी पर बैठी अपने जिस सपने को वह मुग्ध भाव से निहार रही थी, अचानक ही वह जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अपनी स्वार्थी सोच पर लगाम देने के लिए प्रिया ने प्रिंस के घर की तरफ अपनी कार मोड़ ली। यहाँ पहुंचकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वह अंदर आ गई। सामने ही प्रिंस की मम्मी शांति देवी पाइप से पौधों को पानी दे रही थी। उसे गेट खोलकर अंदर आते देख हाथ का पाइप एक तरफ रखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें मालूम नहीं कि प्रिंस घर पर नहीं है? यह एक हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। मुझे मालूम है आंटी, पर मैं प्रिंस से नहीं आपसे बात करने आई हूँ। आई हो ही मुझसे उम्मीद मत रखना। मैं आसानी से अपने फैसले नहीं बदलती। मेरा एक ही जवाब है, अगर प्रिंस तुमसे शादी करेगा जो अपने माता पिता को खो देगा। आप निश्चित रहिए आंटी, मैं आपको अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करने नहीं आई हूँ। अगर आप सोचती है कि मेरे साथ प्रिंस की शादी होने से आपका नाम खराब होगा तो कहीं ना कहीं आपकी सोच सही ही होगी। आप हमारी बड़ी ही हैं, प्रिंस की माँ हैं। सच मानिए आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपका प्रिंस पर पहला हक है। मैं उसे आपसे कभी अलग करने की बात सोच भी नहीं सकती। जब तक आप नहीं चाहेंगी, आप आशीर्वाद नहीं देगी, तब तक हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। यह आपसे मेरा वादा है और मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। तो ठीक है आंटी, आज और अभी से मैं अपने सारे संबंध प्रिंस के साथ तोड़ती हूँ। इतना बोलकर वह तेजी से मुड़कर अपनी कार में आ बैठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी के साथ इतनी झुक कर बातें की थी। फिर भी उसे अपना मन काफी हल्का लग रहा था, जैसे किसी अपराध बोध का बोझ उतर गया हो। यह सत्य है कि प्रिंस के बिना जीना प्रिया के लिए आसान नहीं था। फिर भी अपने भौतिक सुखों के लिए विल्सी से उसकी प्रिय वस्तु छीन लेने के बदले बिना किसी उपेक्षा के अपनी सबसे प्रिय वस्तु किसी की समर्पित कर देने में उसे बेहद सुख और संतोष का अनुभव हो रहा था। घर आकर जैसे ही उसने अपना फैसला माँ को बताया, प्रिया का उदास और क्लांत चेहरा देख उनका सारा गुस्सा फौरन तिरोहित हो गया। अरे, वे लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तू चिंता मत कर, मैं शांति से बात करूंगी। नहीं मम्मा, आप कोई बात नहीं करेगी। अरे कैसे नहीं करूंगी, माँ हूँ। लोग अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। मम्मा प्लीज। वह माँ की बात बीच में ही काटकर अपने कमरे में चली गई। अपने वादे के अनुसार उस दिन से प्रिया ने ना प्रिंस से कोई बात की और ना ही उसका कोई फोन रिसीव किया। करीब एक हफ्ते बाद एक दिन जब प्रिया अस्पताल से लौटी तो माँ ने झट से उसके सामने एक गुलाबी रंग की जरी की बॉर्डर वाली साड़ी लाकर रख दी और बोली, जल्दी से तैयार हो जा, एक जगह सगाई में जाना। नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है। कभी तो अपनी मम्मा का दिल रख लिया कर। अपनी माँ के प्यार भरे अनुरोध को प्रिया टाल ना सकी। मन ना होते हुए भी साड़ी लेकर तैयार होने लगी। जल्दी ही तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ बैठी। उसकी मम्मा अभी तैयार नहीं हुई थी। वह थी ही बैठे बैठे टीवी के चैनल बदलने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। प्रिया ने बढ़कर दरवाज़ा खोला तो भौचक रह गई। दरवाजे पर कोई अजनबी चेहरों के साथ प्रिंस की माँ शांति देवी खड़ी थी। उसे भौचक और घबराई हुई देखकर वे बोली, अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी हो? आइए ना, कहकर वह दरवाजे से हटकर खड़ी हो गई। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? उन्हें बुलाओ। प्लीज आंटी, आप मेरी मम्मा से कुछ मत कहिए, वे पहले से ही मेरे कारण बहुत परेशान है। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बुलाओ अपनी मम्मा को। तभी प्रिया को अपने पीछे से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। अरे शांति बहन, आप आ गई, पर प्रिंस को कहाँ छोड़ आई? भला अपनी ही सगाई में वह खुद कैसे नहीं आएगा?
अपनी पसंद की अंगूठी लेने गया है। फिर प्रिया की तरफ मुखातिब होकर शांति जी बोली, ऐसे क्या देख रही हो बेटा? तुम्हें अपने बड़ों की खुशियों का ख्याल है तो क्या बड़े अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे? उस दिन तुम्हारी सौम्यता, मेरे प्रति तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और उससे भी बढ़कर तुम्हारे द्वारा बुक कर सम्मान का भाव प्रकट करने से मुझे लगा तुमसे अच्छी बहू मुझे नहीं मिल सकती। जब तुम्हारी माँ ने पहल की तो मैंने भी देर नहीं की। पहले चाहे मैंने तुम्हें कितना भी भला बुरा कहा ही, पर आज सच्चे और साफ दिल से कहती हूँ, तुम मुझे दिल से पसंद हो। मेरे बेटे की पसंद खराब हो ही नहीं सकती। प्रिया शर्मा कर उनके पैरों पर झुक आई तो उसे बीच में ही थाम कर शांति जी ने उसे गले से लगा लिया और दोनों परिवार साथ मिलकर धूमधाम से अपने बच्चों की शादी कराई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।